नोट्स का बरं ठीक आहे आज करतो. ओके ओके आज करतो मी, काल माझ्या लक्षात नाही राहिलं. ओके आज ठीक है. एक बार हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को, और ये जाएंगे उसका एप्लीकेशन नंबर 2 रॉकेट प्रोपोल्यूशन. ये देखते हैं आज. चलो अभी बोर्ड सबको दिख रहा है क्लियर अच्छी तरह? यस सर. ओके ठीक है. न्यूटन का थर्ड लॉ बताएगा कोई? व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ? क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ? बोलो स्टेटमेंट बताएगा कोई? न्यूटन के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट. Every action there equal and opposite reaction. Yes, exactly right. Every action there is equal and opposite reaction. उसमें 3 पॉइंट याद रखने थे आपको. कौन से 3 पॉइंट? पहले एक्शन रिएक्शन इज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. याद रखेंगे एक्शन और रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट होती है. सेकंड क्या देखा था हमने? सेकंड ये कैसी होती है? एक्शन रिएक्शन इज अ पेयर और एक्शन रिएक्शन इज द सेम टाइप. हाँ, सेम नेचर में चाहिए. सेम नेचर का फोर्स होता है. इज इट सेम नेचर का फोर्स? एक्शन रिएक्शन इज अ सेम नेचर फोर्स. ठीक है. अब उसी का एप्लीकेशन नंबर 3 लेके आएंगे हम. दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 2. इसके पहले रिकॉइल ऑफ गन वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? कल हमने रिकॉइल ऑफ गन वाला एग्जांपल देखा था, सबको क्लियर है? रिकॉइल ऑफ गन में क्या देखा था हमने? यस सर. हाँ लिसन लिसन. हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सबको क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने ये बताया इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, किसी सिस्टम के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर जब बाहर की कोई फोर्स नहीं लगती है तो ऐसे केस में उसका टोटल मोमेंटम टाइम के साथ कांस्टेंट होता है. इज इट क्लियर? टाइम के साथ वो मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है. इसी का मीनिंग ये होता है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम आर रिमेन कंजर्व. चलो ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? कल हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें हमने ये पढ़ा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी या सिस्टम या बॉडी के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व विथ टाइम. टाइम के साथ वो टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है. ये बातें सब क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर. ओके ठीक है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका ही एप्लीकेशन रॉकेट प्रोपोल्यूशन. तो आप सिंपली आपने सब ये दिस इज नथिंग बट हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ रॉकेट. रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो वो ऊपर कैसे जाता है, तो इसका हम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं आज, या फिर उसकी इक्वेशन बनाने वाले हैं. रॉकेट की इक्वेशन बनाएंगे हम. तो ये सिंपल है. देखो कुछ कंसेप्ट आती है यहाँ पे. सबसे पहला कंसेप्ट आता है व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल मास. वेरिएबल मास क्या होता है ये हमें पहले समझना है. वेरिएबल मास क्या है? वेरिएबल मास मीन जो मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जो मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं वेरिएबल मास. सिंपल है. हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं. आपने बलून देखा है, बलून के अंदर आपने हवा भर दी और उसको आप जैसे छोड़ते हो तो क्या होता है? देखो एक बलून हम कंसीडर करते हैं, ये ऐसी एक बलून है लाइक दिस, ये ऐसे. अब हमने इसके अंदर एयर को फील किया और मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया. इसके अंदर एयर है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया. जैसे मैं इसे छोड़ता हूँ तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर ऐसे उड़ेगा और एयर यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से एयर निकलेगी. ये एयर का एक्शन होगा और उसका रिएक्शन होगा. इज इट रिएक्शन? ये सबको पता है. ये होगा उसका रिएक्शन. एयर यहाँ से निकलेगी तो बलून ऊपर उड़ेगा. चलो क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? हमने क्या किया, बलून के अंदर हवा भर दी और उसको ऐसे पकड़ा. जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो क्या होता है? ये ऊपर की ओर, ऊपर के डायरेक्शन में उसकी रिएक्शन मिलती है हमें. दिस इज नथिंग बट रिपोल्यूशन ऑफ, दिस इज द प्रोपोल्यूशन ऑफ एन रॉकेट. यही रॉकेट का कंसेप्ट है. यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट आता है वेरिएबल मास वाला. वेरिएबल मास पहले इसको समझिए. वेरिएबल मास मीन अ मास चेंज विद टाइम. जो टाइम के साथ बॉडी का मास चेंज होता है. देखो कैसे बोलेंगे, वेरिएबल मास मीन चेंज इन मास. मास में जो चेंज होगा विथ टाइम के साथ. टाइम आगे बढ़ेगा और मास में चेंज होगा. इसका और एक एग्जांपल है. देखो सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं. हमने एक ऐसी ट्रक मानी, बहुत बड़ी ट्रक है. ये ट्रक है और वो क्या कर रही है? सैंड. ऐसी एक ट्रक है जो क्या कर रही है? सैंड को लेके चल रही है ऐसे. ये हम मानेंगे ये कोई ट्रक है लाइक दिस. ये ऐसी कोई ट्रक है और इसके अंदर यहाँ पे ये सैंड के पार्टिकल्स हैं. ये ऐसे
ये ऐसे सैंड के पार्टिकल्स हैं, अब ये ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ होल बना दिया, तो यहाँ से सब ये सैंड नीचे गिरेगा. वाळू सगळ्यांना माहिती ना, ही वाळू इथून खाली पडायला लागेल. आपण एक ट्रकला शिफ्ट केलं आणि हा ट्रक जर फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये चाललाय तर काही वेळानंतर याचा मास कमी होईल का, इसका मास कम होगा कुछ टाइम के बाद. क्या हो रहा है अब इस केस में, जैसे जैसे इसका मोशन हो रहा है, ये जैसे जैसे आगे जाएगा ये ट्रक, तो क्या होगा, उसमें से गिरने वाला जो सैंड है उसका अमाउंट और उसका मास डिक्रीज होगा. टाइम के साथ उसका मास डिक्रीज होगा. तो इसे इस टाइप के कंसेप्ट को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ मास. मास वेरिएबल मीन जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, उसका मास डिक्रीज होगा. मास इज अ डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चलो क्लियर है, यही कंसेप्ट हम यहां यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रॉकेट प्रोपल्यूशन. तो व्हाट इज द रॉकेट प्रोपल्यूशन, ये अब यही कंसेप्ट हमें पढ़ना है. और यहां पे जी और नीट के लिए देखो, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं. कोई रॉकेट है, यहां से लॉन्च कर रहे हो, लॉन्च करने के पहले और लॉन्च करने के बीच में कहीं पे भी आपको पूछ लेंगे कि ये रॉकेट आपने यहां से लॉन्च किया, ये रॉकेट है, मैंने इसको यहां से लॉन्च किया, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी ये यहाँ की बीच में इसकी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर टाइम टी, इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और उसका थ्रस्ट कितना होगा. अब थ्रस्ट कितना होगा, थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स व्हिच लिफ्ट बॉडी इन एयर. एयर में लिफ्ट करने वाला फोर्स. अब ये रॉकेट है, हमने लॉन्च किया तो ये एयर में लिफ्ट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, तो उसे थ्रस्ट बोलते हैं. देखो नई कंसेप्ट है, नई कंसेप्ट है, अच्छी तरह समझ लो. फर्स्ट ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, व्हाट इज द वेरिएबल मास, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. व्हाट इज द वेरिएबल मास, वेरिएबल मास मीन अ मास व्हिच चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज होने वाला मास. दूसरा कंसेप्ट आता है थ्रस्ट, दूसरा आता है कंसेप्ट थ्रस्ट. तो थ्रस्ट किसको बोलेंगे हम, व्हाट इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट को बोलेंगे अपवर्ड वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स, बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने वाला फोर्स. ये बलून है, मैंने इसके अंदर एयर भरा है, जैसे मैं इसे छोड़ता हूं तो ये लिफ्ट होगा ऊपर की ओर, जैसे मैं इसे छोड़ता हूं तो एयर यहां से पास होगी और इसको रिएक्शन मिलेगा ऊपर की ओर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रस्ट. ये थ्रस्ट के एग्जांपल है. ये दोनों कंसेप्ट हमें आगे लगने वाले हैं, ये दोनों कंसेप्ट हमें यहां लगने वाले हैं. चलो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. उसके लिए तीन कंडीशन बोली है. एक्शन रिएक्शन इज अ पेयर ऑफ सेम नेचर फोर्स, उनकी नेचर फोर्स की सेम होती है. दूसरा कंसेप्ट था इट इज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, इट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी एंड इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, ये फोर्सेस की पेयर होती है. चलो ये कंसेप्ट याद है. फिर उसके बाद देखा हमने कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमने कल देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acting on body, then total momentum of the system remain conserved constant with the time. टाइम के साथ टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है. इज इट क्लियर, ये तीनों बातें सबको क्लियर है, मैंने जो अभी बोली सबको ये बातें क्लियर है. यस. अब ये तीनों को यूज करके हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे ये भी समझ में आया, वेरिएबल मास, अ मास चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज होने वाला मास, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल मास. उसके बाद थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट मीन अपवर्ड, एयर में लिफ्ट करने वाला फोर्स. चलो देखो आप कंसेप्ट कैसे, चलो आप कंसेप्ट देखो, बहुत बढ़िया. और थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, अच्छी तरह देखना है, मैं रिवीजन भी करके दूंगा. थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज करने वाले हैं. चलो देखो कैसे कंसेप्ट है, कंसेप्ट को देखो कैसे है. इस तरह का हम कंसेप्ट को मानेंगे लाइक दिस. नाउ लिसन, हमने एक रॉकेट को माना है. देखो अभी कोई लिखेगा नहीं, कुछ नहीं, पहले समझेगा. कोई लिखो मत, पहले समझ लो. हम एक रॉकेट को मानते हैं, ये ऐसी कोई रॉकेट है, ये यहाँ पे ये है इनिशियल, दिस इज एन इनिशियल स्टेज, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, देखो सिचुएशन कैसी है. ये रॉकेट है यहाँ पर, ठीक है. अब आफ्टर टाइम टी हमने उसको लॉन्च कर दिया. लॉन्च करेंगे तो ये वो पोजीशन पाएगा. यहाँ से थ्रस्ट, यहाँ से क्या हो रहा है, एयर इज पासिंग, एयर क्या होगी या फिर गैस एग्जॉस्ट हो रहा है, गैस का एग्जॉस्ट, और ये उसकी आगे वाली पोजीशन होगी. ये उस रॉकेट की, ये उसकी आगे वाली पोजीशन है, लाइक दिस. ये ऐसे पोजीशन से ऊपर चले जाएगा. अब हमें क्या करना है, पहले कुछ टर्म को क्लियर करना है. लिसन, जब रॉकेट आपका अर्थ के ऊपर है, इफ रॉकेट इज एट एन अर्थ, जब आपका रॉकेट है अर्थ के ऊपर,
तो उस केस में हम मानेंगे उसका जो मास है रेस्ट मास m0। समझ में आ रहा है? उसका रेस्ट मास कितना है m0। सपोज एट अ टाइम, अब मैं जो बोल रहा हूं सबको क्लियर हो रहा है? सपोज एट टाइम t इक्वल Yes, टू sir. 0, जब टाइम 0 था तो आपका रॉकेट कैसा है? रेस्ट में है। आपका रॉकेट जो है वो रेस्ट में है। जब टाइम है 0, टाइम 0 है तो उसका मास है m0। समझ में आ रहा है सबको? m0 इज द रेस्ट मास। m0 क्या है? जब वो रेस्ट में है, या फिर इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं m0। m0 मीन इनिशियल मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल। उसके अंदर यहां फ्यूल होगा। चलो यहां मानते हैं ये फ्यूल भरा है, यहां पे ये फ्यूल भरा है यहां पर, और ये फ्यूल है यहां पर। ठीक है, ये ऐसे हमने m0 समझ में आ रहा है? व्हाट इज द m0? m0 क्लियर हो रहा है सबको? m0 क्या है? m0 इज द इनिशियल Yes, मास। हाँ, Initial m0 इज द इनिशियल मास। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स फ्यूल। v0 क्या होगी? v0 उसकी इनिशियल स्पीड होगी। v0 इज द इनिशियल स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था मीन उसका मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रॉकेट जो है वो रेस्ट में है। तो उसका इनिशियल मास है m0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0। v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, अब मैं ऐसे मानता हूं एट एनी टाइम। अब लॉन्च करने के बाद रॉकेट यहां से उड़ने लगा। तो अब हमने माना एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर m जो होगा वो होगा उसका मास। m इज द मास एट एनी टाइम। अब ये m जो मास है, देखो पहले थोड़ा सा केस को अच्छी तरह समझ लो। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसके अंदर का फ्यूल खत्म होगा, तो उसका मास डिक्रीज होगा। Yes. कंसेप्ट समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, जैसे जैसे रॉकेट आपका ऊपर जाएगा तो उसका फ्यूल डिक्रीज होगा। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, मास ऑफ रॉकेट m क्या है? मास ऑफ रॉकेट, ये रॉकेट का मास है। मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट, जो जितना बचा है वो मास है। m इज द मास ऑफ रॉकेट विच लेफ्ट। ठीक है, फिर अब वो जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो होगी उसकी वेलोसिटी एक्वायर बाय द रॉकेट। रॉकेट ने जो वेलोसिटी एक्वायर की है वो है v इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एक्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? ये ग्राउंड से इसे देख रहे हैं तो इन्हें क्या दिखेगा? ये ग्राउंड से देख रहे हैं तो इन लोगों को दिख रहा है रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो यहां से जो एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट ऑफ गैस, लिसन अच्छी तरह क्लियर कर दो। एग्जॉस्ट ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ऑब्जर्वर, जो अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है यहां, उनकी रिस्पेक्ट में जो गैस बाहर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ गैस u इज कॉल्ड, मैं यहां पे लिखता हूं u क्या है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। देखो ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं? u क्या है? व्हाट इज u? Yes. u क्या है? चलो बोलो u क्या है? u इज द Velocity of एग्जॉस्ट। हाँ, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। Velocity of exhaust gas. हाँ, यहां से जो गैस बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी u मानी है हमने। u वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट की रिस्पेक्ट में। और ये जो होगी, ये u वेलोसिटी एग्जॉस्ट हो रहा है और इसी को मानते हैं और vg, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गैस। यहां से कितना एग्जॉस्ट हो रहा है गैस? यहां से गैस या फिर वो जो गैस है यहां से जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसकी स्पीड है, और vg इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी ऑफ गैस ये जो होगी, ये होगी फिर से वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गैस।
विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। चलो देखो यहां पे कंफ्यूजन लग रहा है कुछ, u और v में कंफ्यूजन लग रहा है। u क्या है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट की रिस्पेक्ट में रॉकेट आगे जाएगा तो वो उसकी जो वेलोसिटी एग्जॉस्ट की वो u है, और vg क्या है? व्हाट इज द vg? vg समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये दोनों कंसेप्ट अलग है। ये सारे कंसेप्ट अब हम यूज करने वाले हैं। चलो दिख रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रही है? ये सारे कंसेप्ट अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हमने ये माना इनके ऊपर ये पूरा सिस्टम है, ये रॉकेट जो है एक एज अ सिस्टम है। अब रॉकेट के ऊपर बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये रॉकेट के ऊपर बाहर का कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट। तो रॉकेट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो रॉकेट के ऊपर उसके अंदर का फ्यूल और उस रॉकेट, ये सिस्टम बन गया ना, ये दोनों बन गया सिस्टम। इस सिस्टम की वजह से फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट। नो एक्सटर्नल फोर्स मैं यहां लिखता हूं, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यहां कोई बाहर का फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। Then we can say that according to law of conservation, law of conservation से हम बोल सकते हैं ऐसा, P at time t, momentum at time t equal to momentum at time t plus delta t। जब यहां टाइम था फॉर एग्जांपल 1 सेकंड का, तो यहां का मोमेंटम यहां जब आया तब टाइम बना 2 सेकंड का, तो सेकंड 1 सेकंड उसमें ऐड हुआ ना, तो यहां का मोमेंटम और यहां का मोमेंटम सेम चाहिए। आ रहा है कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये कहां से लाया मैंने? ये लाया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन रॉकेट देन इट्स इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आर सेम। तो उनका मोमेंटम कैसा चाहिए? सेम चाहिए। चलो ये लाइन समझ में आई सबको? ये लाइन क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. ये लाइन क्लियर है सबको? इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आर सेम। हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें? देखो यहां तक मैंने सारे कंसेप्ट आपके सामने लिखे हैं। क्या बोला मैंने? जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब हम इसको निकाल सकते हैं, देखो कैसे। जब वो रेस्ट में था तब उसका मोमेंटम कितना था? जब रॉकेट रेस्ट में है तो मोमेंटम कितना है बोलो? व्हेन रॉकेट इज एट रेस्ट? 0. यस 0 है। क्यों? क्योंकि उसका मास m0 है, लेकिन वेलोसिटी तो 0 है जब टाइम 0 था। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये pt को हटा दो यहां से, तो इसके बदले में लिखूं m0 मल्टीप्लाइंग बाय v0। लेकिन v0 कितनी है यहां पे इनिशियली? v0 है 0। चलो हो रहा है क्लियर? ये क्लियर हो रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम वो रॉकेट रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम जो है उसका वो 0 बन गया, वो बन गया 0। अब बोला गया आपको आफ्टर टाइम t, टाइम के बाद में इसके बीच में, इन दो स्टेप के बीच में कहीं पे भी उसका मोमेंटम कितना होगा? कहीं पे भी उसका मोमेंटम कितना होगा? तो हम मानते हैं कहीं पे भी उसका मोमेंटम होगा m इंटू वी इक्वल टू अब जब रॉकेट यहां है, देखो चेक करो, रॉकेट यहां है तो यहां फ्यूल बहुत था इसके पास, जैसे ही वो कुछ हाइट के ऊपर चले गया तो अब क्या होगा? कुछ उसका फ्यूल बर्न होगा, कुछ फ्यूल बर्न होगा तो मास डिक्रीज होगा, तो कुछ मास घटा है, तो हम मानते हैं छोटा सा मास घट गया, दैट इज डेल्टा एम। छोटा मास उसमें से घट गया, डेल्टा एम। तो मैं ऐसे लिखता हूं mv इक्वल टू m माइनस डेल्टा एम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप समझ में आ रही है? ये मिला उसका मोमेंटम, तो अब मास घट गया तो उतनी रिएक्शन मिली ऊपर की ओर, तो वेलोसिटी बड़ी होगी उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, तो हम लिखेंगे उसकी जो वेलोसिटी बड़ी वो बड़ी v प्लस डेल्टा v। क्लियर है? ये वेलोसिटी डिक्रीज होगा, उसी केस में कुछ एग्जॉस्ट के फॉर्म में उसका मास निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ।
अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस डेल्टा एम इंटू वी जी। चलो देखो इक्वेशन समझ में आया। ये इक्वेशन कैसे बनाया मैंने, ये इक्वेशन क्लियर हुआ कैसे बनी? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो हमने क्या माना, जब रॉकेट यहां से लॉन्च किया गया तो टी इतने टाइम में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, कहीं पे भी उसका मोमेंटम कितना होगा, तो उसका मोमेंटम होगा इतना। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम कितना होगा, तो ये होगा उसका चेंज होने वाला मास प्लस बड़े वाली स्पीड, चेंज होने वाला उसका फ्यूल का मास। आया? ये इक्वेशन समझ में आया कैसे बना? इक्वेशन क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो देखो सबने देखना है। इक्वेशन क्लियर है? इज इट क्लियर? आप क्या करते हैं नाउ? यस सर। हाँ, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय दिस ब्रैकेट। अब सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करना है। ये पहली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया तो आगे के पूरे कंसेप्ट को हम पढ़ सकते हैं। चलो देखो कैसे। एम वी इक्वल नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस एम वी, ये बना इधर का प्लस एम इंटू डेल्टा वी। इस एम से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस डेल्टा एम से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं, डेल्टा एम इंटू वी माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी जी। आया समझ में? क्या किया मैंने? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो मेरा इक्वेशन बन गया ऐसा। दिख रहा है? क्लियर है? इज इट डाउट? एनी डाउट है? देखो ये m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, डेल्टा m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब हम बोल सकते हैं ये mv और ये mv कैंसिल, इधर वाला mv और इधर वाला ये किधर जाके माइनस होगा तो इसे कैंसिल कर देते। अब ये क्या था? डेल्टा m मीन क्या था? डेल्टा m मीन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका फ्यूल बर्न होगा, उस फ्यूल बर्न होने से उसका मास घटेगा तो उसको माना छोटा मास डेल्टा m। और डेल्टा v क्या है? डेल्टा वी उनकी जितना मास घटेगा पर सेकंड, मास जितना पर सेकंड घटेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी उसकी, तो उसको माना। ये दोनों क्वांटिटीज कैसी है? दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। देन निग्लेक्टिंग द स्मॉल क्वांटिटीज हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटी और स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज निग्लेक्टिंग दिस टर्म। तो अब बचने वाला टर्म कौन सा बचा? चलो बोलो। ये टर्म को हमने हटा दिया यहां से, ये टर्म को यहां से हटा दिया, ये टर्म को हमने यहां से निग्लेक्ट कर दिया। अब बचे वाले टर्म्स कौन से हैं? बोलो बचने वाले टर्म्स। चलो बोलो बचने वाले टर्म्स कौन से हैं? आप ये देखो, ये बचा डेल्टा एम वी, ये बचा माइनस डेल्टा एम वी और ये बचा माइनस डेल्टा एम इंटू वी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, अब मैं इस इक्वेशन में डेल्टा एम को कॉमन लो, ये डेल्टा एम कॉमन लो। यहाँ का यहाँ डेल्टा एम है, यहाँ डेल्टा एम है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं therefore delta m into bracket v plus vg equal to m into delta v। ये m into delta ये कॉमन लिया और इसको इक्वल के इस साइड में भेज दिया, इक्वल के इस साइड में, ये जाके बना प्लस, ये जाके बना प्लस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलो पूछो, कोई डाउट होगा तो पूछो। कोई डाउट है? इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने ये इक्वेशन? ये दोनों यहां देखो डेल्टा एम कॉमन लिए, ये माइनस बाहर आया और इक्वेशन की इस साइड में जाके वो बना प्लस, इधर आके बन गया प्लस। इक्वेशन 1 क्लियर है सबको? चलो कोई डाउट है इक्वेशन 1 में? यस सर। नो सर। ओके सबको क्लियर है? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। 62 पीपल्स है, एक भी बोल नहीं कर रहा है। सबको इक्वेशन क्लियर है? यस सर। आपको बुक में भी इतना बढ़िया डेरिवेशन नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सॉल्व करके दिया है मैंने, बहुत बढ़िया सॉल्व किया। आप किसी भी बुक को रेफर करो, इतना इजी नहीं है उसमें। अब चलो आ जाओ फिर से कंसेप्ट के ऊपर। इक्वेशन 1 में एज वी नो दैट यू क्या था? एज वी नो दैट
हमें पता है u क्या था, चलो बोलो, यहाँ लिखा है मैंने u क्या है, u इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। उस रॉकेट में से गैस जितना पास होगा, उस रॉकेट में से, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, इसमें से गैस जितना पास हो रहा है उसकी स्पीड है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में। एक्शन रिएक्शन, हमने सिंपल एग्जांपल दिया, बलून में हवा भर दो, बलून को छोड़ो तो बलून स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है और गैस उससे हवा बाहर आती है। वही यहां हो रहा है, वही यहां हो रहा है। तो उसके एग्जॉस्ट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिखता हूं, देखो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर VGR कैसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। रिलेटिव वाला कंसेप्ट याद है, रिलेटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये कहां हो रहा है, Yes, sir. 1D में हो रहा है, मोशन इन 1D। ये सारा का सारा मोशन किस में हो रहा है, 1D में हो रहा है। जैसे जैसे आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस है, नीचे वाली डायरेक्शन माइनस है, ये ऊपर वाली प्लस डायरेक्शन है। तो हमने क्या माना, ये वेलोसिटी ऑफ यहां से गैस जो एग्जिस्ट हो रहा है रॉकेट की रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में, आप रॉकेट के ऊपर बैठे हो और वहां से नीचे देख रहे हो कि क्या ये गैस कितनी एग्जॉस्ट हो रही है, और एक अर्थ के ऊपर कोई बैठा है और वो वहां से देख रहा है, तो उनमें ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये क्या था, चलो बोलो, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। पढ़ेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। चलो मेरी आवाज क्लियर हो रही है, सबको आ रही है, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब मैं इसको हटा दूं, इसका मीनिंग क्या है, देखो ना यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं इसको ही। अरे ये यू वाली टर्म है, दिस इज नथिंग बट यू। यस सर। तो मैं ऐसे लिखूं u इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं u इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस, माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। उसको हमने v माना है, उसी को हमने v माना। ये क्या है, वेलोसिटी एक्वायर बाय द रॉकेट, रॉकेट कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, अर्थ के ऊपर जो खड़ा है उसको ऐसा दिखेगा, उसको यही इक्वेशन इस तरह दिखेगा। चलो समझ आ रहा है। अब मैं इसी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर v इक्वल टू, चलो देखो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, ये इधर आएगा तो हम इसी इक्वेशन को इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस u इक्वल टू, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस u इक्वल टू vg प्लस, ये बन गया अब प्लस i, ये इक्वेशन बन जाएंगी, ये इक्वेशन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस u इक्वल टू vg प्लस v, माइनस u इक्वल टू vg प्लस v। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दो, इसको रिप्लेस करके ये वैल्यू यहां पुट कर दो। आ रहा है समझ में? चलो देखो क्लियर हो रहा है। इस पॉइंट से हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट की, उनके बीच की, उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट की। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बिकम, नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दूं मैं, डेल्टा m माइनस, देखो इसके बदले लिख रहा है u, इसके बदले लिखेंगे माइनस u इक्वल टू m इंटू डेल्टा v, m इंटू डेल्टा v। इज इट क्लियर? आया समझ में? आया इक्वेशन कैसे बना? कोई डाउट है? समझ में आया इक्वेशन कैसे बना? डेल्टा m इंटू माइनस u इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। चलो बघा, काही डाउट आहे का? हॅलो सर. हाँ बोला बेटा, बोल. हाँ सर ते मायनसनी दोघांना मल्टिप्लाय केल्यावर v मायनस vg झालं पाहिजे ना. कोणतं म्हणतो हे का?
हा सर दोघांना मल्टिप्लाय केल्यावर मायनस VG प्लस V पाहिजे ना. हा मग आपण इकडे बघ याला असं लिहिता येईल ना मला हे बघ हे u इक्वल टू मायनस हे v इकडे ठेवलं मी हा याचा जाऊन प्लस होईल ना vg हे मायनस v vg हे इक्वेशन तर असं असं होईल काय इक्वेशन बघ आता माइनस में मल्टीप्लाई किया तर ये बनेगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होगा इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना चलो क्लियर है हे मायनस vg होईल बरोबर तुझं हे मायनस vg होईल हे प्लस होऊन जाईल तर मी याला इकडे पाठवतो ना मग अलग का माइनस vg माइनस v Yes, sir. हाँ तो मैं ये इक्वेशन ला अपना असली लिखा अब ये इक्वेशन को पुट किया हमने इसको पुट किया इक्वेशन 1 में अब जाके हमारा फार्मूला बना डेल्टा m इक्वल टू माइनस u इक्वल टू m इनटू डेल्टा v चलो देखो नाउ दिस पुट दिस इस ये वैल्यू जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड बोथ साइड ऑन डेल्टा t डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा t जब टाइम एकदम स्मॉल है ये रॉकेट यहां से लॉन्च हुआ आपने बोला सर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है या फिर माइक्रो सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है तो चलो हम मानते हैं dt हम इसको डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग dt ऑन बोथ साइड दोनों साइड से dt से हमने डिवाइड कर दिया ये डिवाइड वाला साइन मैंने यहां लगा दिया डिवाइडिंग dt ऑन बोथ साइड ठीक है और हमें जब टाइम होगा हमारा वेरी स्मॉल इफ टाइम टेंड्स टू 0 जब आपका डेल्टा t 0 की ओर जाएगा व्हेन टाइम टेंड्स टू 0 जब टाइम होगा वेरी स्मॉल देन इक्वेशन कैसी बनेगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे डेल्टा m बाय डेल्टा t माइनस u बाय डेल्टा m बाय डेल्टा t ये इक्वल टू m इनटू dv बाय dt को क्या लिख सकते हैं dv बाय dt ये डेल्टा है ना टाइम लिमिट कैसा है आपका लिमिट टाइम आपका बहुत स्मॉल है तो उस केस में इसको dv डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख सकते क्या when डेल्टा t टेंड्स टू 0 जब आपका टाइम जा रहा है 0 की ओर when टाइम टेंड्स टू 0 then this equation become ये इक्वेशन कैसे बनेगी देखो समझ लो अच्छी तरह मैं ऐसे ऐसे बोलता हूं यहां पे लिया मैंने लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 आए का लक्ष देते हैं सगळ्यांना लिमिट डेल्टा t को हमने 0 माना है टाइम बहुत छोटा है आपका उस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा m बाय डेल्टा t हे ट्रायंगल ला काढून मी d घेऊ शकतो का डेरिवेटिव स्मॉल असेल तर जब टाइम बहुत छोटा होता है तब हम क्या करते हैं dt लिखते हैं उसको डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फार्मूला कैसा बनेगा dm by dt into minus u equal to m into dv by dt आता सांगा बरं मला dv by dt म्हणजे काय असतं dv by dt acceleration yes is it acceleration तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दूं ये है एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 3 मैं आप यहां पे लिखता हूं लास्ट वाली स्टेप है मैं यहां पे लिखता हूं ऊपर लास्ट वाली स्टेप है अब ये बना माइनस u इंटू dm बाय dt इक्वल टू f इंटू a f इंटू m इंटू a m इंटू a इज नथिंग बट फोर्स अरे m इंटू a इज नथिंग बट फोर्स इज इट फोर्स ये फोर्स है तो आपको मिल गया इसे लिफ्ट करने वाला ऊपर लिफ्ट करने वाला फोर्स मिला क्या दिस इज द फोर्स ये होता है रॉकेट के ऊपर का थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स माइनस u इंटू dm बाय dt अब यहां कोई बताएगा मुझे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है f इक्वल टू माइनस u इंटू dm बाय dt माइनस इंडिकेटिंग फोर्स कैसा है अपवर्ड जा रहा है आप कहां हो अर्थ के ऊपर upward direction माइनस होगा अपवर्ड टू ग्रेविटी yes ग्रेविटी माइनस होगी ना अगेंस्ट ग्रेविटी f इक्वल टू माइनस u इंटू dm बाय dt बात थोड़ा सा लक्षण घ्या आता मिळाला तुम्हाला फोर्स ये रॉकेट को ऊपर लिफ्ट करने वाला दिस कॉल्ड थ्रस्ट इसको ही थ्रस्ट बोल सकते हैं अब इसी थ्रस्ट का यूज करके लिसन इसी थ्रस्ट का यूज करके आपको ऐसे पूछा मैंने कि आप बोलो एक्सेलरेशन कितना होगा इसे एक्सेलरेशन तो ये m इधर डिवाइड हो जाएगा ये m इधर जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस
रॉकेट, ये रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो माइनस u इंटू डिवाइड बाय m इंटू dm बाय dt. dm बाय dt म्हणजे काय, dm बाय dt कशाला म्हणणार आपण, अरे रॉकेट जसं जसं उंच जाईल, जसं जसं उंच जाईल त्याचं फ्यूल बर्न होईल, म्हणजे त्याचं वजन टाइम सोबत कमी होणार है ना, तो इसको dm मास कम होगा. यस सर. dm by dt. रॉकेट यहाँ था, अब उसका फ्यूल इतना था, यहाँ आया फ्यूल कम होगा, यहाँ आया और फ्यूल कम हुआ, फ्यूल कम हो रहा है तो उसका मास रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको बोला हमने मास reduce हो रहा. वेरिएबल मास. मिल गया, ये मिला आपको एक्सेलरेशन, देखो ये m गया इसके डिवाइड में, दिस इज फोर्स एंड दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं माना है, यहाँ में नो ग्रेविटी मानी है. ग्रेविटी होती तो क्या होता, ग्रेविटी क्या करेगी, उस रॉकेट को नीचे खींचेगी, उस रॉकेट को नीचे खींचेगी, तो यहाँ माइनस जी लगा देंगे, यहाँ माइनस जी लगा देंगे, इस इक्वेशन को माइनस जी लगा देंगे तो हमें ग्रेविटी का इक्वेशन मिलेगा. Yes. इसे माइनस जी Yes, sir. लगा देंगे तो हमें ग्रेविटी का याद रखना है. दिस इज द थ्रस्ट, ये है थ्रस्ट, ये है उसका एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन. अब पूरा के पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, कोई डाउट है तो पूछो. पूरा डेरिवेशन आपके सामने लिखा है. हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेलरेशन, फोर्स एक बार रिपीट